हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति और उसका प्रभाव भाग 2। इसका भाग एक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक भी बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास से लिया गया है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अंग्रेज़ों से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, इसके बारे में चर्चा की थी। साथ ही धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से धन निष्कासन के कौन से माध्यम थे, धन निष्कासन का सिद्धांत क्या था और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ों की भारतीय उद्योगों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई गई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही कृषि का वाणिज्यीकरण अंग्रेज़ों के आगमन से किस प्रकार हुआ, यातायात और रेलवे के क्षेत्र में अंग्रेज़ों के द्वारा किस प्रकार की नीति अपनाई गई और मुद्रा और बैंकिंग के क्षेत्र में क्या नवीन परिवर्तन इनके आगमन से हुए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार का प्रभाव अंग्रेज़ों के आगमन ने डाला। अगर हम बात करें अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व, तो भारत में आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था थी जो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी और कृषि उत्पादन जो था लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सफिशिएंट हुआ करता था, पर्याप्त हुआ करता था। साथ ही जो अधिशेष बचता था वो उसका निर्यात एक स्थान से दूसरे स्थान पर या दूसरे देशों को किया जाता था। इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में समृद्धि थी और कृषि के क्षेत्र में गांव जो थे आत्मनिर्भर बने हुए थे। जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ आए और उनका मुख्य उद्देश्य भारत का अधिकाधिक आर्थिक शोषण करना था। भारत का अधिकाधिक इंग्लैंड के हित में आर्थिक रूप से फ़ायदा उठाना था और इसीलिए अंग्रेज़ों के द्वारा जब यहाँ पर अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना शुरू किया गया और यहाँ से जो भू राजस्व व्यवस्था यहाँ पर उन्होंने स्थापित की, उसमें उन्होंने कई सारे प्रयोग किए। नवीन भू राजस्व बंदोबस्त पद्धतियाँ यहाँ लागू की, जिनमें स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रमुख थे। ब्रिटिश कंपनी का जब व्यापारिक क्षेत्र में एकाधिकार बढ़ता जा रहा था तो इसकी वजह से भारतीय उद्योगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सभी को पता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति इस समय हुई थी और वहाँ जो तैयार माल था वो भारत में भेजा जाने लगा और इसकी वजह से भारतीय उद्योग धंधों को बहुत नुकसान हुआ। स्पेशली यहाँ का जो सूती वस्त्र उद्योग था उसे, और जिन लोगों के रोज़गार इन उद्योगों से छिन गए वो लोग अब कृषि की ओर लौटने लगे। इसीलिए कृषि पर जो है जनसंख्या का भार जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया। साथ ही इसी समय लगभग संयुक्त परिवारों का टूटना भी प्रारंभ हुआ और इसी की वजह से जो कृषि जोतों का आकार था वो भी कम होने लग गया, क्योंकि जैसे ही संयुक्त परिवार टूटते थे तो उनकी जो भूमि हुआ करती थी किसानों की, उनका भी विभाजन उनमें आपस में हो जाया करता था और इस वजह से उनकी जो जोतें होती थी भूमि की, उनका आकार भी कम होना शुरू हो गया। तो कृषि का जो उत्पादन था, उसकी जो उपज थी वो भी कम होना शुरू हुई। साथ ही भू राजस्व बहुत अधिक लगाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसकी वजह से भी किसान जो है साहूकारों के ऋणों के फेर में फंसते गए, ऋणों के चक्कर में जो है फंसते गए। कंपनी जो थी उसका इस समय एक नया उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में उभर कर के सामने आया। इंग्लैंड में जो उद्योग थे उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और उस कच्चे माल की आपूर्ति वो भारत से करना चाहते थे और इसी के लिए आवश्यकता थी कि कुछ विशेष प्रकार की फसलें, जिन्हें नकदी फसलें कहा जाता है स्पेशली, जिनकी आवश्यकता इंग्लैंड के उद्योगों को थी, उनकी उत्पादन को यहाँ बढ़ाने के लिए उन्होंने किसानों पर दबाव डाला और इन फसलों में कपास, पटसन, गन्ना, नील, अफीम, चाय इत्यादि ये कुछ ऐसी नकदी फसलें थीं जिनके उत्पादन को अंग्रेज सरकार जो थी उसके द्वारा बढ़ावा दिया गया या किसानों पर दबाव डाला गया। साथ ही किसानों को भू राजस्व नकद में देना होता था। बाद में यह व्यवस्था कर दी गई कि उपज के स्थान पर नकद में भू राजस्व दिया जाना चाहिए और ये जो नकदी फसलें थी ये क्योंकि मार्केट में इनकी डिमांड होती थी तो ये जल्दी से बिक जाती थी और नकद पैसा किसानों को प्राप्त हो जाता था। खाद्यान्नों की क्षेत्र में ऐसी स्थिति कम थी। खाद्यान्नों का भी हालांकि निर्यात किया जाता था अंग्रेजी सरकार के द्वारा या अंग्रेजी व्यापारियों के द्वारा,
लेकिन नकदी फसलों की डिमांड ज़्यादा थी और इसीलिए किसान जो है इस भू राजस्व को चुकाने के लिए भी नकदी फसलें जो हैं उनका उत्पादन यहाँ पर बढ़ता गया। इसी तरीके से कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन मिला। यहाँ तक कि इंग्लैंड को खाद्यान्नों का निर्यात भी प्रतिवर्ष भारत से किया जाता था। भारत में जब अकाल पड़ रहे होते थे उन दिनों में भी ये जो खाद्यान्न होते थे उनका निर्यात इंग्लैंड को या यूरोपीय देशों को किया जाता रहता था। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके अंदर मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी, यानी इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था भारत के साथ व्यापार करने पर, और 1813 के चार्टर एक्ट में इंग्लैंड के सभी व्यापारियों को यह मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया, यानी कोई भी व्यापारी अब भारत से व्यापार कर सकता था। इसीलिए भारत में जो है तैयार माल की अब लगभग बाढ़ आ गई थी। भारत एक विकसित बाजार के रूप में उभर कर के सामने आया और इसीलिए यहाँ से जो निर्यात पहले सूती वस्त्रों इत्यादि का होता था उसके स्थान पर अब कच्चे माल का निर्यात यहाँ से बढ़ने लगा। इसने भी कृषि के वाणिज्यीकरण में एक प्रमुख प्रभाव डाला। अंग्रेज़ों की औद्योगिक नीति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस समय इंग्लैंड में चूँकि औद्योगिक क्रांति हो रही थी और वहाँ उद्योगों में उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था, लागत कम लगती थी अपेक्षाकृत। अगर मैनमेड यानी हाथों से अगर आप बनाएंगे और मशीनों से बनाएंगे तो मशीनों से बनाया गया माल बहुत फाइन होगा, एक जैसा होगा और कम कीमत में बनेगा, कम लागत लगेगी उसे बनाने में कंपैरेटिवली हैंडमेड जो होगा उससे। इसी वजह से इंग्लैंड का जो कपड़ा था वो भारत के सूती वस्त्रों की तुलना में बहुत सस्ता हुआ करता था, बहुत बारीक हुआ करता था और एक जैसा बना करता था। इसीलिए इंग्लैंड का सस्ता कपड़ा जो है उसके साथ कंपटीशन भारत का सूती वस्त्र नहीं कर पाया। साथ ही इंग्लैंड की जो सरकार थी उसने भारत से जो सूती वस्त्र आता था, छपा हुआ वस्त्र, और इंग्लैंड में उस पर पहले आयात करों में बहुत अधिक वृद्धि की और बाद में ऐसे नियम बना दिए कि पूरी तरीके से इनका आयात वहाँ पर बंद कर दिया गया। लेकिन भारत में इन पर से आयात कर हटा लिए गए, जिससे ये कपड़ा और अधिक सस्ता हो गया भारत में भारतीय व्यापारियों की तुलना में। इसी वजह से भारत के सूती वस्त्र उद्योग को बहुत नुकसान हुआ। हालांकि आगे चलकर 19वीं सदी के मध्य में भारत में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना बम्बई में हुई, लेकिन ये जो मिलों में बनने वाला कपड़ा था वो कभी भी इंग्लैंड की जो लंकाशायर और मैनचेस्टर की सूती वस्त्र मिलों से बन कर के आता था उसका कंपटीशन कभी नहीं कर पाया। अंग्रेज़ जो हैं उनका कोई उद्देश्य नहीं था भारत का औद्योगिक विकास करना। हालांकि भारत में जो थोड़ा बहुत उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई थी वो अंग्रेज़ों की डिमांड्स या अंग्रेज़ों की जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए, और इंग्लैंड के जो उद्योग थे उनमें यहाँ भारत में बने उद्योगों में बने माल को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ का जो थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास हुआ वो भी पूरी तरीके से इंग्लैंड के हितों पर आधारित था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों द्वारा भारत के औद्योगिक विकास या यहाँ उद्योग धंधों की स्थापना के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। भारत में जो जिनिंग और प्रेसिंग मिलों की स्थापना की गई थी, जिनमें से कपास के जो रुई के बिनौले होते हैं उनको कपास को ओटने का काम किया जाता है, उनकी गांठें बांध करके और वस्त्र बनाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो जिनिंग और प्रेसिंग मिलों की यहाँ स्थापना की गई, लेकिन इसका उद्देश्य था कपास को वस्त्र निर्माण के लिए तैयार करना, और ऐसा करने के बाद उसको इंग्लैंड भेज दिया जाता था जहाँ की सूती वस्त्र मिलों में उससे वस्त्रों का निर्माण होता था। तो यहाँ स्थापित जो उद्योग थे भारत में उनका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करना था। 1855 में भारत में पहली पटसन या जूट एक ही चीज़ है, तो पटसन मिल की स्थापना की गई रिसरा बंगाल में। और बंगाल में जो पटसन उद्योग था वो बहुत समृद्ध था, लेकिन इस पर पूरी तरीके से जो एकाधिकार था वो अंग्रेजी व्यापारियों का था, अंग्रेजी मिल मालिकों का था। ये जो पटसन था इसकी डिमांड इस समय पूरे विश्व में बढ़ रही थी, क्योंकि जहाज रानी का बहुत अधिक विकास हुआ था और इसकी वजह से जो माल जो था
उसका आयात निर्यात एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसान हो गया था जहाज़ों के द्वारा। और उन जहाज़ों में उस माल को ले जाने के लिए, पैकिंग करने के लिए इस पटसन की आवश्यकता होती थी, यानी पटसन से पैकिंग की सामग्री तैयार की जाती थी। लेकिन इस पटसन के उत्पादन का लाभ जो कि किसानों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और जो मिल मालिक और व्यापारी थे अंग्रेजी, उन्होंने इस पटसन के व्यापार पर पूरा एकाधिकार स्थापित कर रखा था, तो उन्हें पूरा लाभ मिला, लेकिन किसानों को बहुत कम कीमत में प्राप्त होती थी पटसन की, तो उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ पटसन उद्योग के विकसित होने का भी। आने वाले समय में जब जर्मनी के द्वारा कृत्रिम फाइबर्स और इन सब का निर्माण कर लिया गया तो पटसन की डिमांड भी कम हो गई। जब मोटे कागज़ का विकास होने लग गया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो इस पटसन की डिमांड भी कम हो गई, और ये भी एक बहुत डिमांड वाली वस्तु नहीं रही। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड की जो सरकार थी उसने भारत के मुख्य उद्योग जो सूती वस्त्र उद्योग था उसको दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत से नए नियम कानून लगा दिए। जैसे जापान से बहुत आयात होना शुरू हो गया था सूती वस्त्रों का, लेकिन उस पर भी इंग्लैंड से आने वाले माल की तुलना में बहुत अधिक आयात कर लगाया जाता था, जिससे जापान से आने वाला वस्त्र महंगा हो जाता था इंग्लैंड से आने वाले वस्त्र के कंपैरिजन में। साथ ही भारतीय कुटीर उद्योग जो सूती वस्त्र से जुड़े हुए थे, हथकरघे पर जो वस्त्र बनाया जाता था बुनकरों द्वारा, उसको भी बहुत अधिक नुकसान इंग्लैंड की औद्योगिक नीतियों से हुआ। हालांकि आगे चल कर के महात्मा गांधी के द्वारा जो चरखे को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया, खादी को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया, उसकी वजह से भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग था वो उसका थोड़ा पुनरुत्थान हुआ, उसे पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। तो भारत कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने कपड़ा उद्योग को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया। अभी तक जो दोनों हमने नीतियाँ पढ़ी हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण और अंग्रेज़ों की औद्योगिकरण के प्रति भारत में नीति, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी नीतियाँ अपनाई गई, जो भी कार्य यहाँ भारत में किए गए, उन सबका एक ही उद्देश्य था, भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर देना और इंग्लैंड के हितों के लिए, इंग्लैंड के लाभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आर्थिक शोषण करना और आर्थिक लाभ भारत से उठाना। अब अगर रेल निर्माण और यातायात के साधनों के क्षेत्र में अंग्रेज़ों के द्वारा किस प्रकार की नीति अपनाई गई उस पर चर्चा करें तो देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा उनको भारत में रेल निर्माण का श्रेय दिया जाता है। सबको पता है कि 1854 में बम्बई से ठाणे में पहली रेल लाइन यहाँ पर प्रारंभ हुई और इसके बाद में रेल लाइन बिछाने का काम यहाँ पर शुरू हुआ। अब ऐसा नहीं है कि जो रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ वो भारत के हितों के लिए या भारत के आर्थिक विकास के लिए ये कार्य शुरू किया गया था, बल्कि इसका भी मुख्य उद्देश्य था, एक तो बाहर से जो माल आ रहा था इंग्लैंड से भारत में बिकने के लिए, उसको भारत के बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए आसानी से और कम सस्ते परिवहन के द्वारा, और दूसरा भारत का जो कच्चा माल था उसको यूरोप की ओर ले जाने के लिए ये रेल लाइनें या रेल जो यातायात था वो बहुत सुलभ और सस्ता पड़ता था, इसीलिए यहाँ पर रेल लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त जब सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता था, कहीं भी विद्रोह हो जाए तो उसे जल्दी से जल्दी दबाने के लिए, कम से कम समय में वहाँ पर सेना को पहुँचाने के लिए रेल यातायात जो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम था। इसके लिए भी रेल निर्माण का कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया गया। तो ये सोचना तो बिल्कुल गलत है कि जो अंग्रेज़ी सरकार थी उसने रेलवे और बाकी के जितना भी टेलीफोन के क्षेत्र में, तार डाक जो विभाग था उसके क्षेत्र में जो कार्य किए वो भारतीयों के हितों के लिए किए हों। ये पूरी तरीके से उनकी अपनी आवश्यकताओं पर और उनके अपने हितों की पूर्ति के लिए किए गए कार्य थे। हालांकि इनडायरेक्टली इसने आर्थिक विकास को यहाँ पर प्रोत्साहित किया भारत में। रेल निर्माण में भी बहुत कहेंगे कि भारत के जो आर्थिक हित थे उसके विपरीत नीति अपनाई गई। यहाँ गारंटी पद्धति पर रेलों का निर्माण किया गया, ना कि सरकार ने स्वयं पैसा इन्वेस्ट किया। गारंटी पद्धति में क्या होता था, इंग्लैंड में क्योंकि बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा था वहाँ के पूंजीपतियों के पास भारतीय व्यापार से लाभ कमा करके, तो उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट या निवेश तो करना था। इसके लिए उन्होंने भारत में रेल निर्माण के कार्य को चुना
और यहाँ पर ब्रिटिश जो पूंजीपति थे उन्होंने अपनी पूंजी का इन्वेस्ट किया, निवेश किया, और इसके बदले में सरकार ने उन्हें गारंटी दी कि ब्याज दिया जाएगा उन्हें, प्लस 4 से 5% लाभ उन्हें मिलेगा। यानी इन रेल लाइनों के निर्माण के लगभग अगले 30 वर्षों तक इनका जो परिचालन का कार्य होगा वो भी उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों में रहेगा, और उन 30 वर्षों के बाद में फिर इन रेल लाइनों को भारत की सरकार को सौंपा जाएगा। यानी अगले 30 वर्षों तक अगर 5% लाभ नहीं होता है उन्हें अपनी पूंजी पर, तो जो बचा हुआ पैसा होगा वो सरकार उन्हें देगी। तो इस तरीके से गारंटी पद्धति के द्वारा रेलों का निर्माण किया गया, और ये भी धन निष्कासन का एक बहुत सीधा सा माध्यम था। भारत से बहुत पैसा गया इस रेल निर्माण के कार्य के दौरान। डलहौजी के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई पहली बार, PWD डिपार्टमेंट, और इसके तहत सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इससे पहले सड़क निर्माण को भी कोई प्रमुखता प्रदान अंग्रेजी सरकारों के द्वारा नहीं प्रदान की गई थी। हालांकि इसके बाद डलहौजी के ये निर्माण विभाग की स्थापना के पश्चात सड़क निर्माण के कार्य को बढ़ावा मिला। डाक तार विभाग जो था उसका पुनर्गठन भी डलहौजी के द्वारा इस समय किया गया, जिससे कम्युनिकेशन और संचार जिसे कहें वो बहुत सरल हो गया। और लेकिन ये जो व्यवस्था की गई वो भी अंग्रेज़ों के अपने हितों के लिए की गई, उनके अपने फ़ायदे के लिए की गई थी। वायुयान या वायु सेवा के बारे में अगर बात करें तो वायुयानों का प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध तक केवल युद्धों या सैनिक प्रयोग तक सीमित रहा भारत में। 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक पहली वायु सेवा जो है यहाँ प्रारंभ की गई, जो डाक लाने ले जाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी उस समय। और हम कह सकते हैं कि जो वायुयान है, वायु सेवा है, उसका विकास भारत में स्वतंत्रता के पश्चात ही पूरी तरीके से शुरू हुआ। यहाँ टेलीफोन व्यवस्था भी प्रारंभ हुई स्वतंत्रता से पूर्व, लेकिन वो भी बहुत अधिक खर्चीली थी, बहुत महंगी थी और बहुत कम लोगों तक सीमित थी। बहुत कम लोगों द्वारा उसका प्रयोग भारत में किया जा रहा था। अंग्रेज़ों की अकाल नीति के बारे में अगर बात की जाए तो 1857 से 1947 के बीच में बहुत से अकाल आयोगों की नियुक्ति की गई, जिनके अंदर स्मिथ आयोग, कैंपबेल आयोग, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में बना हुआ आयोग, लायल आयोग, इट्स लायल नॉट लायक, तो लायल आयोग, और लॉर्ड कर्जन के समय में बना एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में बना आयोग। ये सभी अकाल आयोग समय समय पर जब भी भारत में बहुत कोई गंभीर अकाल की स्थिति उत्पन्न होती थी तो उस समय इन आयोगों की नियुक्ति की गई, ताकि इन आयोगों के द्वारा कुछ सिफारिशें की जा सकें और इन अकाल पड़ने के कारणों पर चर्चा की जा सके, और इन अकालों से निपटने, अकाल की स्थिति वापस उत्पन्न ना हो, इससे निपटने के लिए प्रयास किए जा सकें। इसके लिए ये सभी आयोग स्थापित किए गए, और इन आयोगों ने समय समय पर अपनी रिकमेंडेशन, सिफारिशें भी दी, लेकिन उन पर कोई विशेष कार्रवाई जो है अंग्रेज़ सरकार द्वारा नहीं की गई, क्योंकि भारत में अंग्रेजी सरकार कोई बेनिवोलेंट या लोक कल्याणकारी सरकार नहीं थी, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली सरकार नहीं थी। उनका मुख्य उद्देश्य भारत में सिर्फ इंग्लैंड के हितों की आपूर्ति करना था। इन जो आयोग हैं उन्हीं में से एक आयोग ने स्थायी कोष, अकाल के लिए वही राहत पहुंचाने के लिए एक हमेशा स्थायी कोष की स्थापना की जाए, जिसमें कुछ पैसा रखा जाए और उस पैसे का प्रयोग जब भी अकाल हो तो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किया जाए। तो इस पर अमल करते हुए एक स्थायी आयोग या स्थायी कोष की स्थापना की गई, उसमें कुछ पैसा भी रखा गया। और 1883 में एक राष्ट्रीय अकाल कोड संहिता, अकाल संहिता का निर्माण भी किया गया, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई कि इन कार्यों का पालन जो है वो किया जाएगा। ये जो आयोग थे इनके द्वारा लगभग सभी ने एक जैसी रिकमेंडेशन, सिफारिशें दी, जिनमें जब भी अकाल हो तो लगान जो है वो स्थगित कर दिया जाए, किसानों से ना वसूल किया जाए अकाल के दौरान। साथ ही ग्राम स्तर पर सार्वजनिक निर्माण कार्य किए जाएं, जैसे वर्तमान में मनरेगा और इस तरीके की योजनाएं हैं जिनसे लोगों को रोज़गार प्रदान किया जाता है। तो इसी तरीके की रिकमेंडेशन उस टाइम दी गई कि गाँवों में सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाए जाएं, ताकि लोगों को जो है अपनी आजीविका पूर्ति के लिए
आजीविका पूर्ति के लिए आय के कोई साधन प्राप्त हो सकें। साथ ही सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए ताकि कृषि उपज जो है उसमें वृद्धि हो सके। यातायात का विस्तार करने पर रेल लाइनों के जाल को दूरस्थ क्षेत्रों तक बिछाने की भी रिकमेंडेशन की गई ताकि बाहरी क्षेत्रों से जो है अनाज और अन्य वस्तुओं को उन अकालग्रस्त क्षेत्रों में लाना आसान हो सके। साथ ही ग्रामीण साख संस्थाओं और किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना की जाए, ऐसी भी सिफारिशें इन अकाल आयोगों के द्वारा की गई। लेकिन बहुत कम ऐसी सिफारिशें थी जिन पर अमल किया गया, कोई विशेष कार्य इस क्षेत्र में नहीं किए गए क्योंकि अंग्रेज़ों का जो दृष्टिकोण था वो प्रशासनिक और वित्तीय अधिक था। अगर रेल लाइनें बिछाई भी गई तो उन क्षेत्रों में बिछाई गई जहाँ से उन्हें कच्चा माल भारत से बाहर भेजने में आसानी हो सके और बाहरी माल जो है यहाँ के बाज़ारों में आसानी से लाया जा सके। अगर सिंचाई के साधनों को विकसित भी किया गया तो उन क्षेत्रों में किया गया जहां उन्हें नकदी फसलों के उत्पादन की संभावना थी, जैसे पंजाब में जहां से उन्हें गेहूं और कपास की खेती बहुत मात्रा में वहां की जाती थी। तो ऐसे क्षेत्रों में नहीं जहां आवश्यकता थी, बल्कि ऐसे क्षेत्रों में जहां से उन्हें नकदी फसलें आसानी से प्राप्त हो सकती थी, जहां उपज ऑलरेडी ज़्यादा थी, उन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। 1907-8 के दौरान भी एक अकाल पड़ा और उस टाइम अंग्रेज़ी सरकार जो थी उसने बहुत शीघ्रता से कदम उठाए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य किए गए। 1907-8 के पश्चात जब भी कभी अकाल पड़े तो अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत शीघ्र कार्रवाई की गई। इसका मतलब ये नहीं था कि अंग्रेज़ों को कोई कंपनसेशन या सहानुभूति उत्पन्न होना शुरू हो गई थी भारतीयों से। इसका रीज़न ये था कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम अवस्था पर पहुंच रहा था और उस आंदोलन के डर से ही इन्होंने, ताकि जनता जो है एकदम से उसमें शामिल ना हो जाए, इस डर से इन्होंने ये राहत कार्य किए, ना कि लोगों के फ़ायदे के लिए या मानवीय आधार पर। मुद्रा व्यवस्था और बैंकिंग की अगर बात करें तो भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व मुद्रा का बहुत अधिक प्रचलन नहीं था। व्यापार कार्यों में भी बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था और यहाँ अंग्रेज़ों के आगमन के बाद जब उन्होंने भू राजस्व नकद में वसूलना शुरू कर दिया तो मुद्रा का जो है प्रचलन होना ज़्यादा शुरू हुआ। साथ ही अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व साहूकार वर्ग जो था वो बैंकिंग का कार्य करता था, ऋण लेने देने का कार्य, ज़मीनें गिरवी रखने का कार्य, ये सारे कार्य जो है व्यापारियों को और किसानों को ऋण देने का कार्य सब साहूकार वर्ग के द्वारा किया जाता था। 18वीं सदी में बैंकिंग का प्रारंभ भारत में मान सकते हैं जब बम्बई तत्कालीन और कलकत्ता में विद्यमान जो अंग्रेज़ी एजेंसियां थीं उनके द्वारा बैंकों की स्थापना की गई। इनका मुख्य उद्देश्य अपने यूरोपीय व्यापारियों को व्यापार के लिए ऋण प्रदान करना था। और फिर इसके पश्चात तीनों जो प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, यहाँ तीनों प्रेसिडेंसियों में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को 1921 में इनका विलय कर दिया गया और इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गई 1921 में। और सही तौर पर अगर बैंकिंग की बात करें तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंदर रिज़र्व बैंक की स्थापना का जो है उल्लेख किया गया यहाँ पर। तो इस तरीके से भारत में मुद्रा और बैंकिंग का प्रचलन भी यहाँ प्रारंभ हुआ। अब अंग्रेज़ों की अगर आर्थिक नीति की एक विश्लेषण करें उसका, तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड के हितों की आपूर्ति करना था और उसी एक उद्देश्य से उनके सभी कार्य जो हैं भारत में प्रभावित हुए। इसीलिए इन्होंने यहाँ के औद्योगिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, कृषि का वाणिज्यीकरण किया, धन निष्कासन यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में किया गया और बाकी के जो कार्य किए गए जैसे यातायात के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में, इन सब का भी जो उद्देश्य था वो मानवीय आधार पर ना कर के या भारतीयों के हितों में ना करके, बल्कि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, पूंजीपति थे और इंग्लैंड के जो उद्योग थे, उनके हितों को, उनके लाभ को दृष्टि में रखते हुए अपनाए गए कदम थे ये सारे।